हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मेरी चैनल स्टडी आईएएस को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो तो ये चैनल आपके लिए नंबर 1 चैनल है, क्योंकि मैं ये जो चैनल है सिर्फ आप लोगों के लिए है। और ये जो एनसीईआरटी है, ये हिस्टोरी क्लास 6 की हिस्टोरी चैप्टर 2 है। अगर आप 1 नहीं देखे हो तो मेरे चैनल में जाकर देख लीजिए। और फ्रेंड्स, मेरी चैनल में सभी विषयों का जो आपकी यूपीएससी से रिलेटेड है, सभी विषयों का एनसीईआरटी मैं दे रही हूँ। मतलब अभी अभी शुरू की है, तो मिल जाएगा आपको समय के साथ साथ। तो अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो, रोज़ द हिंदू एनालिसिस मैं ओनली स्टूडेंट के लिए करती हूँ, ओनली आईएएस के लिए, ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो वो एनालिसिस आपको रोज़ देखनी है। हर एक यूपीएससी की नोटिफिकेशन, एनसीईआरटी, हर एक टॉपिक जो कि यूपीएससी से रिलेटेड है, हर एक जानकारी जो यूपीएससी स्टूडेंट को जानना चाहिए, वो सारी अपडेट आपको मेरी चैनल से मिल जाएगी। तो मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अदर गवर्नमेंट प्रिपरेशन जो स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी देखिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको सभी विषयों का एनसीईआरटी मेरी चैनल से मिल जाएगी। तो उसके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आज एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्टोरी की 2 नंबर चैप्टर को हम जानेंगे। इससे पहले हम क्या, कब, कैसे जाना था, हमारे अतीत में समय के बारे में जाना था फर्स्ट चैप्टर में। आज हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में जानेंगे। ओके, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगी कि पढ़ाई को ये सोचकर पढ़ने नहीं बैठना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम देना है इसीलिए आप पढ़ने बैठ रही हो। ऐसे सोचेंगे तो आपके दिमाग जो है टेंशन से भरी होगी। आपको ये सोचकर जो मेरी एनालिसिस देखनी स्टार्ट करनी चाहिए कि मानो किताब आपकी दोस्त है, वो आपको कुछ बताना चाह रही है, आपको कुछ स्टोरी, कहानियाँ, जानकारी देना चाहती है स्टोरी के थ्रू। तो आप उस कहानी को सुनिए और उसमें क्या जानकारी है हासिल कीजिए, जानिए दिल से। ओके, इससे क्या होगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और सच में फ्रेंड्स, आपकी पढ़ाई आपकी सच्ची दोस्त होती है, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई से प्यार हो जाए तो आपको दुनिया की हर चीज़ जो है मिल जाएगी, हर एक सक्सेस मिल जाएगी आपको। तो चलिए, आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक दोस्त आपको चैप्टर नंबर 2 आपको क्या बताना चाहती है। तो आपको इस दूसरे चैप्टर में, हमने पहले चैप्टर में जो है समय के बारे में जानी थी, हमारे अतीत के समय के बारे में जानी थी, राइट। अभी हम जानेंगे हमारे अतीत के खाद्य के बारे में, खाने के बारे में। देखिए, अखेट से खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, अध्याय नंबर 2। ओके, देखिए ये तुषार है। तुषार रेल यात्रा करते हुए अपनी एक रिश्तेदारी के शादी में, ये जो बच्चा आप देख रही हो, ये अपनी रिश्तेदारी के एक शादी में ट्रेन यात्रा करते हुए जा रही थी। कहाँ से, देखिए दिल्ली से चेन्नई जा रही थी। तो ट्रेन में इसे खिड़की वाला, मतलब खिड़की के पास एक सीट मिल गया, तो वो वहाँ पर ही जो है बैठ गया और बाहर के नज़ारे देखते देखते उसमें ही खो गया। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, वो देख रहा था कि कितनी तेज़ी से जो पेड़ है और घर है वो पीछे की तरफ जा रही है, कितनी तेज़ी से। उसी वक्त उसके चाचा आ गए और उसके कंधे पर हाथ लगा, मतलब हाथ रखा, और तुषार को बताने लगी, पता है ये जो ट्रेन जाता है मात्र 1.5 से 2 साल पहले ट्रेन यात्रा शुरू कर दी, मतलब शुरू करनी शुरू की थी, यही कह रही थी। वो कह रही है कि, मतलब बता रही है, ये जो ट्रेन है, ट्रेन ये मात्र 1.5 से 2 साल पहले इसकी यात्रा शुरू की थी। बस 2 इसके कुछ दशक बाद आई, मतलब वो बता रही है बस 2 इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा, अगर ट्रेन
1.5 से 2 साल पहले आई, तो उससे पहले जो लोग थे तो तब क्या लोग मतलब जो यात्रा नहीं करते थे वो सारा लाइफ मानिए कि एक जगह पर ही रह जाते थे। इसके मतलब ऐसे सवाल उसके दिल में आ रही है। मतलब वो सोच रहे कि ट्रेन नहीं होता था तो उस वक्त के लोग क्या एक ही जगह में अपनी पूरा लाइफ जो है कर देती थी, मतलब कहीं यातायात नहीं करते थे, यही वो कहना चाहता है। अब हमारी पहली क्वेश्चन देखिए, आरंभिक मानव। देखिए आरंभिक मानव आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे, मतलब एकदम पहले की जो मानव थी वो इधर उधर क्यों घूमते थे, चलिए जानेंगे। इससे पहले हमने क्या जाना था कि उपमहाद्वीप में लोग 20 लाख साल पहले रहा करते थे, राइट। हम लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, कब रहते थे, यही हमने जाना थे, मतलब जानते थे इससे पहले। आज हम जानेंगे वो लोग क्या खाते थे, कैसे उसका जो है खाना वो जुगाड़ करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संघ के नाम से जानते हैं। मतलब इतने दिन तक हम लोग देखिए हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप के 20 लाख साल पहले रहते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संघ के नाम से जानते हैं। ओके देखिए, और ये नाम देने का कारण क्या है, मतलब किसी लोगों को ऐसे नाम देने की कारण क्या है, किस कारण से उन्हें उपमहाद्वीप में जो लोग रहते थे उन्हें आखेटक खाद्य संघ के नाम से क्यों जाना जाता था। कहा जा रही कि भोजन का इंतज़ाम करने की विधि, मतलब उनके तरीके के जो आधान है उनके ऊपर देखकर उन्हें ये नाम जो है जाना जाता था, नाम दी थी। मतलब उनकी जो खाद्य है वो जुगाड़ करने की तरीके को नज़र में रख के उन्हें ये नाम दी गए थे, आखेटक खाद्य संघ। चलिए वो लोग कैसे खाना जुगाड़ करते थे और जिसके कारण उन्हें ये नाम दी गई है हम जानते हैं। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों, मतलब जंगली जो जानवर होते थे उसका शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठे करते थे। तो अगर वो क्या क्या खाते थे तो आपको आई होप आप सबको आंसर पता होगा। एक बार ही जानना, देखिए वो क्या क्या खाते थे। जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली चिड़िया फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे, ये अंडे इकट्ठा करते थे। तो अगर आपको क्वेश्चन आए, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आए किन लोगों को आखेटक खाद्य संघ के नाम से जाने जाते थे, तो आपको आंसर क्या देना होगा। उपमहाद्वीप में जो 20 लाख साल से पहले रहने वाले इंसान थे, लोग थे, जो आमतौर पर जंगली जानवरों को मारकर खाते थे, शिकार करके खाते थे, मछलियाँ खाते थे, चिड़िया पकड़ के खाते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करके खाते थे। उनके इन तौर तरीके, मतलब ये जो खाने की तरीका है इसके जुगाड़ के बारे में हम जानेंगे। तो उपमहाद्वीप में रहने वाले ऐसे लोगों को जो है उन्हें आखेटक खाद्य संघ नाम से जाने जाते थे। तो हमारी पहले क्वेश्चन क्या किया था, यहाँ देखिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मतलब क्यों घूमते हैं, ये क्वेश्चन था ना। चलिए जानते हैं। आखेटक खाद्य संघ की, इधर देखिए, आखेटक खाद्य संघ के समुद्र के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने की कारण क्या है, देखिए एकदम स्टोरी की तरह समझिए। मानिए हम कोई
हम एक जगह रहकर अगर खाते ही रहेंगे तो क्या होगा, आसपास की खाना क्या हमेशा रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा ना। तो उस वक्त के लोग क्या खाते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो शिकार करते करते जानवर जो है ख़त्म हो तो जाएगा ना, तो हो जाता था। एक ही जंगल में अगर फल फूल खाते तो फल फूल का एक मौसम होता है, और एक जगह में अगर लोग बहुत दिनों तक खाएंगे तो खाना तो ख़त्म होगा ना, तो खाना भी ख़त्म हो जाता था, जंगली जानवर भी ख़त्म हो जाता था। तो इस वजह से जो है मेन अगर बात की जाए तो वो लोग जगह बदलते रहते इसलिए थे, अपनी खाना की संग्रह करते थे, जिसके वजह से भी उन्हें ये नाम दी गई है कि वो लोग इधर उधर, मतलब अभी हमारी क्या होती है, हम ट्रेन यात्रा करके एकदम से मतलब बहुत दूर चले जाते हैं फिर चले आते हैं, ऐसे नहीं करते थे। तब के लोग क्या करते थे, जंगल की, मानो अभी एक जंगल में है, वो जंगल मतलब रहते रहते खाना ख़त्म हो गया, या फिर फल फूल जो होता है वो मौसम के अनुसार में होती है ना। तो मानिए अभी इस जंगल में है तो इस जंगल में फलों की जो है मौसम चल रही है। हाँ, तो अभी वो यहाँ है और यहाँ की जो है फल फूल खा रही है मैं फल फूल की बात कर रही हूँ। और मानिए यहाँ की जो ऋतु है, फल होने की जो वक्त है वो ख़त्म हो गई, पास की ही जंगल में वहाँ पर फल हो रही है, उसकी ऋतु है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो ऐसे भी वो जो क्या है, स्थान परिवर्तन करते रहते थे। और दूसरी बात की जाए तो जंगल में, एक ही जंगल में रहते रहते जो है जंगली जानवर ख़त्म हो जाती थी शिकार करते करते। तो इस वजह से भी क्या है, वो अपनी रहने की जो जगह है वो परिवर्तन कहते रहते थे। जहाँ पर रहते थे वहाँ के पेड़ पत्ते, मतलब पेड़ पत्ते भी खाते थे, वो भी ख़त्म हो जाता था। मैंने कितने कारण बताए आपको, एक तो मौसम की जो फल फूल होती है तो मौसम के कारण भी वो अपनी जगह बदलते थे। मानो कहीं जंगल में है तो उसकी वहाँ की जो जानवर है, मानो वहाँ की जो जानवर है वो ख़त्म हो गई तो दूसरे जंगल में जाएंगे ना अपनी भोजन की तलाश में, ऐसे भी करते थे। या फिर मानो वो तो हिरन, भेड़ बकरी, मतलब भैंस, उस वक्त के मतलब जितनी भी जंगली जानवर होती है उसको वो खाना मानते हैं ना, शिकार मानते हैं। तो कभी कभी क्या होता था, वो उनकी जो है पीछा करते करते भी अपनी स्थान जो है, अपनी भूमि, अपनी जगह बदल देते थे। देखिए, तीसरा कारण मैंने आपको पहले ही बताया कि फल फूल की जो है अलग अलग मौसम होती है। तो जहाँ पर जिस वक्त, मतलब जिस जगह जब मौसम होती है खाने की, वो मौसम को भी देखते हुए, मतलब मानो अभी यहाँ है, अभी यहाँ क्यों है, अभी यहाँ की फल की जो है मौसम है तो यहाँ है। उसके बाद मानो यहाँ की फल ख़त्म होगी, पास के जंगल में फल हो रही है दूसरे मौसम में, तो वो मौसम को फॉलो करते हुए भी अपनी जगह बदलते रहते थे, क्योंकि फल फूलों के अलग अलग फल के, अलग अलग फूल के अलग अलग मौसम होती थी। ओके, तो इस कारण भी वो अपनी जगह बदलती रहती थी। चौथा कारण था फिंड पानी। देखिए, हमने ज़्यादातर पर नदियाँ देखी कि वो कभी नहीं सूखते थे, राइट। लेकिन उस वक्त कई नदियों के बारे में बताया गया है कि जब मतलब बारिश होती थी तभी जो है झीलों में सिर्फ पानी रहते थे। ओके, उस वक्त क्या होता था, जब बारिश होती थी तभी कुछ नदियाँ हैं जहाँ पर वो रहती थी, बारिश होती थी तभी जो है नदी में पानी रहती थी। और अगर बारिश नहीं होती तो नदियाँ सूख जाती थी, और पानी के बिना कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो मानिए वो जहाँ है अभी, मानो वहाँ बारिश नहीं हो रही है तो नदी सूख जाती थी। तो उस वक्त क्या करती थी, वो पानी की तलाश में भी जगह बदलती रहती थी। ऐसे कई कारण है जिसके कारण से वो अपनी जो है जगह स्थान बदलती रहती थी। ओके, अभी हमारी क्वेश्चन है कि आरंभिक मानव के बारे में
जानकारी कैसे मिलती है, मतलब हमें कैसे पता लगा कि इससे पहले इंसान ये खाते थे, ऐसे इंसान थे, रहते थे, वगैरह वगैरह, जितने भी अतीत के बारे में हमें जानकारी मिली है, अतीत के इंसान के बारे में, वो हमें कैसे मिलती है, ये क्वेश्चन है। चलिए जानते हैं। पुरातत्वविद किसको कहते हैं? ये कुछ ऐसी वस्तुएं, मैं पुरातत्व इसे कहती है जहाँ ऐसे कोई वस्तुएं मिलती है जिसका निर्माण और उपयोग करके हम उस वक्त, मतलब उस वक्त की जो कुछ चीज़ें देखकर उस वक्त की बारे में जान सकते हैं। तो उस वक्त के इंसान के बारे में हमें कैसे पता लगा? इंसान की बात कर रही हूँ, ओके। मानव के बारे में हमें कैसे पता लगा? देखिए, कुछ जो है पुरातत्वविद मिली है हमें। पुरातत्वविद मतलब क्या है? ये देखिए पत्थर की ऐसे, मतलब ऐसे कोई उस वक्त की चीज़ें हमें मिली है, जो चीज़ें देखकर हमें जानकारी मिली है कि उस वक्त के इंसान जो है इन सब चीज़ों से जो है अपनी खाद्य संग्रह करते थे, मतलब अपनी शिकार करते थे, खाना की जो है जुगाड़ करते थे। ऐसे कोई चीज़ों से हमें पता चली है उस वक्त के इंसान जो है अपनी काम के लिए, खाना संग्रह के लिए, बहुत सारे काम के लिए, देखिए, पत्थर, लकड़ी, हड्डी, औजार बनाए हैं। मतलब उस वक्त के जो इंसान है अपनी काम के लिए, अपनी खाना जुगाड़ के लिए बहुत सी चीज़ें बनाती थी। पत्थर से बनाती थी, लकड़ियों से बनाती थी, हड्डी से, औजार से। तो वो सब चीज़ आज हमें मिलती है, तो उससे हमें पता चलती है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन आए क्या क्या चीज़ों से उस वक्त के इंसान जो है अपनी काम की जो है चीज़ें बनाती थी, तो पत्थर, लकड़ियाँ, हड्डी से भी बनाती थी। और औजार, धातु के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो ऐसे कई चीज़ों से जो है अपनी काम की चीज़ें वो तैयार करती थी। इसमें जो चीज़ें अभी भी बची है, देखिए पत्थर के बारे में ख़ास तौर पर बताया जा रही है। उस वक्त जो इंसान पत्थरों की कुछ चीज़ें बनाई थी वो आज भी मौजूद है। इसमें से कुछ चीज़ें देखिए, इनमें से कुछ चीज़ें जो है फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पैरों की फल छाल, जानवरों की जो छाल निकालने में जो है, मतलब ये सब चीज़ें क्या काम करते थे, बहुत सी चीज़ें देखा गया है। मतलब फल फूल काटने में, हड्डियाँ, मांस, जो जानवर वो शिकार करती थी उसे काटने में, अलग करने में, पेड़ की छाल को अलग करने में मदद करती थी। हड्डी और लकड़ी को जो है जोड़कर कहीं जो है चीज़ें बनाई हुई है, अलग अलग जो है यंत्र बनाई हुई है अलग अलग काम के लिए। और उस वक्त के जो लकड़ी होती थी वो जानवरों को मारने में, हथियार बनाने में, खाने को मतलब काटने में, जानवरों के बहुत से काम में आते तो थे ही। लेकिन उस वक्त के काठ जो है वो मतलब काठ से वो घर भी बनाते थे। लकड़ियों जो इकट्ठा करके वो अपनी घर भी बनाते थे। देखिए ये जो इमेज आप देख रही है ये किस काम आते थे, देख लीजिए। ये जो है इंसान के खाने की जो है जुगाड़ करते थे, खोदने के लिए। अगर कुछ खोदता है, चाहे वो मिट्टी हो, कुछ भी, जानवर जो शिकार वो करते उससे छाल छड़ाने में ये जो है काम करते थे। अब इमेज देख रही हो ना, फल फूल को जो है अलग करने में, काटने में भी ये मदद करते हैं। ये पत्थर से बनाई हुई है, देख के ये पता चल रही है। देखिए पत्थर से, बस इधर से ऐसे है काम करने के लिए, है ना। रहने की जगह निर्धारित करना। अब हम रहने की जगह के बारे में जो है आलोचना करेंगे। मानचित्र में देखिए फ्रेंड्स, लाल लाल जो त्रिकोण वाले जितने भी चिन्ह हैं, देखिए ये जो ये जो फर्स्ट वाले जो पॉइंट आप देख रही है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये जो लाल लाल वाले चिन्ह है, यहाँ पर जो है आखिर तक खाद्य संग्रह की होने की जो है प्रमाण मिली है। वो लोग ये जो स्तर
मैंने चिन्हित किया ना, इन सब स्थलों में ये रहने की जो है प्रमाण मिली है। यहीं पर स्थानों पर ये जो है रहते थे। ओके, ये जो स्थान मैंने बताई ये जो है प्रमाण हुई स्थान है। सिर्फ इन्हीं स्थानों पर नहीं, वो कहीं बहुत से जगह में रहते थे। मतलब ये जो मैंने बताए ये सिर्फ प्रमाण हुई स्थान है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से स्थानों में जो है वो लोग रहते थे। क्या कहा जा रही कि मानचित्र पर जितने भी स्थान दिया है, बताया गया है, वो तो बस कुछ गुने चुने स्थान ही जो है बताया गया है जो कि प्रमाण हुई थी। ऐसे कई स्थान है जिसकी प्रमाण नहीं मिली है लेकिन वो रहते थे। बताया जा रही है कि वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा जो है नदी के किनारे पर, झील के किनारे पर रहते थे। ओके, उस वक्त इन इंसानों के लिए देखिए यहाँ पर, उस वक्त उन इंसानों के लिए जो है चूखी पत्थर, चूखी पत्थर, देखिए चूखी पत्थर उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे। इसलिए ये लोग ऐसी जगह मतलब ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे से पत्थर मिल सके। चूखी पत्थर फ्रेंड्स याद रखना, चूखी पत्थर। चूखी पत्थर से क्या होता था, इनको बहुत काम आती थी, हेल्प करती थी। इससे पहले एक फ़ोटो दिखाया था ना, तो पत्थरों से क्या होती थी, उसके हथियार बनाती थी, बहुत सी काम में आती थी, शिकार करने की काम आती थी। तो इसलिए चूंकि पत्थर उस वक्त के इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो वो लोग ऐसे जगह ढूंढते रहते थे जहाँ पर ये पत्थर अच्छे से मिल सके। भीमबटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश है। भीमबटका के बारे में आई होप बहुत से फ्रेंड्स जानते होंगे, है ना। भीमबटका जो एक गुहा का नाम है। देखिए ये इमेज आप देख रही है, ये भीमबेटका है। उस वक्त के लोग जो है इस भीमबेटका गुहा में रहते थे। क्यों रहते थे, बाहर की मतलब मौसम से बचने के लिए, बारिश की धूप, पानी, बारिश और हवा से जो है राहत मिलती थी, मतलब घर जैसा उन्हें लगता था, इसलिए वो इस भीमबेटका गुहा में जो है रहते थे। ये जो आप चित्र देख रही है ना, ये 1 मिनट, ये जो आप चित्र देख रही है ना, ये भीमबेटका की दीवारों में ये चित्र है। सिर्फ यही नहीं, भीमबेटका के दीवारों में बहुत सी चित्र मिली है, जिससे पता चलते है उस वक्त के लोग शिकार करते थे, कैसे जानवरों का शिकार करते थे, किन सब चीज़ों से करते थे। वो मतलब कई चीज़ इस जो पहाड़ आप देख रही है इसी भीमबेटका से मिली है। ये आप चिन्ह आप देख रही है ना, एक चित्र ऊपर, 1 मिनट, ये देख रही हो ना आप, ये भी भीमबेटका की दीवारों से ही मिली है, क्योंकि वो लोग वहाँ रहते थे ना, इसीलिए। देखिए क्या बोली है, जिन गुहों में लोग रहते थे, इसमें देखिए जिन गुहों में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिली है। इनमें कुछ सुंदर जो है उदाहरण है मध्य प्रदेश, मतलब ये मध्य प्रदेश में है, मैंने पहले ही बता दिया, आधुनिक की मध्य प्रदेश। इनमें कुछ सुंदर जो है उदाहरण देते हुए ये लोग चित्र बनाया। और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुहा में से भी ऐसे चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी जो है कुशलता से संजीव जो है चिन्हित किया गया है। देखिए सिर्फ भीमबेटका में नहीं, बहुत सी जगह में मिली है। क्वेश्चन है, पूरा स्थल किसे कहते हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं हम जानेंगे। उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, मतलब उस वक्त के जो बर्तन, औजार, इमारत जैसी चीज़ें, वस्तुएं जो है अवसर मतलब क्या मिलते हैं, ऐसे जो है वस्तु मिलने की, निर्माण करने की जो जगह थे, मतलब जहाँ पर हमें इन सब ऐसे चीज़ें मिली है उसे पूरा स्थल कहते हैं। ऐसे चीज़ों की जो है निर्माण उस वक्त के लोगों ने अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी काम के लिए किया था, और बाद में वो लोग वो जो चीज़ें हैं वहीं पर छोड़ गए हैं। ये चीज़ें जो है कभी कभी गुहा में, कभी कभी ज़मीन में, कभी कभी समुद्र के तट में, समुद्र के नीचे, नदी के नीचे पाए जाते हैं।
ये जो पूरा स्थल, इसकी पूरा जो है बात हम इसके बाद के अध्याय में जानेंगे। अभी के लिए काफ़ी है, ये जो अध्याय है इसमें यही बताया गया है। उस वक्त की जो बर्तन, मैंने कुछ चीज़ें बताई जो उस वक्त की इंसान बनाते थे अपनी काम के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, फिर वो वहीं पर छोड़ के चले जाते थे। तो ऐसे कई चीज़ें जो ज़मीन से मिली है, समुद्र से मिली है, नदी के तट से मिली है, वो मतलब जहाँ कहीं भी ये चीज़ें उस वक्त की लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हमें मिली है, उसी स्थल को पूरा स्थल कहते हैं। अब हम जानेंगे आँख की खोज। देख रही हो, आँख की खोज के बारे में जानेंगे। हमें बताया जा रही है कि मानचित्र में कुरनूल गुफा को ढूंढो। चलिए, मानचित्र में पहले हम आपको जगह के बारे में दिखाएंगे, कि नहीं तो आपको पढ़ाई में जो है अच्छा नहीं लगेगा कि किस बारे में किस जगह के बारे में पढ़ा रही हो, राइट। पहले चलिए मानचित्र के कुरनूल गुहा को ढूंढते हैं। ये देखिए, आप सबको दिखाई दे रही है ये जो लाल चिन्ह किया हुआ है, जिसके बारे में हमने पहले ही जो है पढ़ा था। देख रही हो, कुरनूल गुफा देख लिया, जहाँ पर ये लोग रहते थे। हमें प्रमाण भी मिली है, देखिए कुरनूल गुफा। चलिए जानते हैं इसके बारे में हमें क्या बताती है। अभी मैंने जो गुफा दिखाया जिसका नाम कुरनूल गुफा है, नोट कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है राख मिली है। आँख से खाना पकने के बाद या फिर लकड़ी जलने के बाद जो राख रहती है, इस गुफा के अंदर से राख मिली है। इससे हमें पता चलती है कि उस वक्त की जो लोग हैं वो आँख का इस्तेमाल करना जानते थे, आँख के बारे में जानते थे। आँख का इस्तेमाल कई कार्य के लिए, मतलब कई कारण से किया होगा। वो लोग अपनी खाना पकाने के लिए आँख का इस्तेमाल किया होगा, या फिर उस वक्त की जो जंगली जानवर होती हैं वो तो खाते ही थे, लेकिन बहुत खतरनाक जंगली जानवर होती थी, अचानक आ जाते थे, या फिर ये लोग खास करके उन्हें भगाने के लिए भी आँख का इस्तेमाल किए होंगे। अच्छा, हमें ये क्वेश्चन देखिए पूछिए कि आज हम आँख का उपयोग क्यों करते हैं। आज हम आँख का उपयोग क्यों करते हैं? खाना पकाने के लिए करते हैं, ये तो एकदम प्रधान जो है काम है, सभी करते हैं। उसके बाद आज हम आँख की प्रयोग कई कारण से करते हैं, किसी काम के लिए हम करते हैं। तो चलिए, यहाँ कहा जा रही है कि नाम और तिथियाँ। चलिए, जो हम पढ़ रहे हैं उसकी नाम और तिथियाँ के बारे में जान लेते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद ने इसके जो है बड़े बड़े नाम रखे हैं। ओके, इस काल की शुरुआत को, इस काल की आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते थे। पुरापाषाण काल कहते थे। अगर आपको क्वेश्चन आए इस काल की शुरुआत समय को जो है पुराविद वाले क्या कहते थे, इसे पुरापाषाण काल कहते थे। पुरापाषाण काल। ये दो शब्दों पुरा और जानी यानी प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो इस नाम का अर्थ भी, पूरा नाम क्या बताया, देखिए पुरापाषाण, राइट, पुरापाषाण। तो ये दो शब्दों, पहले पूरा यानी प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर। पूरा मतलब क्या होगा, प्राचीन पत्थर से जो समय बनी है, इसे भी मतलब इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं। पूरा पाषाण नाम याद रखना, पूरा यानी प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर से बना है। खास करके ये जो चीज़ें, ये सब चीज़ें, ये नाम जो है क्यों रखी गई है, क्योंकि जो विज्ञानी है या पुरातत्वविद है
उस जगहों में पत्थरों से बनी चीज़ें जो है उन्हें मिली है, तो उस तरफ की जो है ध्यान रखते हुए उन लोगों ने ये नाम रखी है। कहीं पत्थरों की जो है चीज़ें मिली थी ना, उसकी तरफ ध्यान रखते हुए ये नाम उन्होंने रखी है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो अगर किस वक्त से माना जाता है तो पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान से माना जाता है। ये नोट कर लीजिएगा। देखिए, पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले से देखिए पहले के दौरान माना जाता है। ओके, इस काल को भी 3 भागों में जो है विभाजित मतलब भाग किए गए हैं। 3 भागों में, आरंभिक, मध्य और उत्तर यानी पुरापाषाण युग। ओके, 3 भागों में भाग की गई है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। अगर इनकी 3 भागों की नाम बताना पड़े तो क्या बताओगे? आरंभिक, मध्य और एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की जितनी भी इतिहास है, कहानी है, 99% जो है इस काल के कारण ही घटी थी, मतलब हुई थी इस काल के समय में ही। 99 मतलब समझ लीजिए पूरी जो मानव की घटना है इस काल में ही है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय मतलब बदलाव मिलती है। देखिए, जिस काल में हमें पर्यावरणीय जो है बदलाव देखने को मिलती है उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि मध्य पाषाण युग किसे कहते हैं, जिस वक्त में या जिस काल में पर्यावरणीय, देखिए एक मिनट, पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिली है हमें, उसी वक्त को जो है मध्य पाषाण युग या फिर मेसोलिथ युग कही जाती है। इसका समय लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर 1,000 साल पहले तक माना गया है। हम मध्य पाषाण के बारे में कह रही हूँ कि ये इसका अगर समय की बात की जाए तो 12,000 साल से पहले से लेकर 1,000 साल पहले तक इसका समय माना गया है। आमतौर पर इसका जो है पाषाण, ओके, इसका समय बहुत ही मतलब छोटे होते थे या फिर छोटे हैं। इसके औजार आमतौर पर बहुत ही छोटे होते थे। इन्हें मध्य जो पाषाण है इसका जो औजार जो है आमतौर पर बहुत ही छोटे होते थे। इतना छोटा होता था मतलब देखिए माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। छोटे होने के कारण इसे लघु पाषाण या माइक्रोलिथ पाषाण भी कहा जाता है। देखिए, इसमें से भी एक क्वेश्चन निकल गया। इस काल के पाषाण जो है औजार आमतौर पर बहुत ही छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण किसे कहा जाता है, देखिए लघु पाषाण किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर में ये कहना है कि मध्य पाषाण के वक्त बहुत जो पाषाण जिस पाषाण के जिस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, उन्हें जो है माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। ये देखिए, यहाँ से एक मिनट मोटा खाली हो गया। देखिए, यहाँ से यहाँ तक होगा। ओके,
इस काल के पाषाण औजन मध्यकाल के बारे में बता रही हूँ मैं। मध्य पाषाण काल के जो पाषाण होती है औजार आमतौर पर बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। प्राय इन औजारों में जो है हड्डियाँ, लकड़ियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे, हाशिया और आरी जैसे जो है औजार मिलते थे। साथ ही साथ पूरा प्रभास युग वाले जो है औजार भी इन दौरान जो है बनाए जाते थे। इसके बाद के जो अगले युग की अगर बात की जाए तो अगली युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल से पहले होती है। इसके बाद से जो युग है उसे नवपाषाण जो है युग कहा जाता है। अगले युग के मतलब मध्य युग के बाद अगले युग की शुरुआत लगभग देखिए 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण जो है युग भी कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ कहा जा रहे हैं कि हमने कुछ जगह के नाम जो है स्थानों के नाम दिए हैं, जिस नाम के मतलब अलग से ये लोग आजकल के लोग जो है इन स्थानों के नाम दिए हैं, क्योंकि उस वक्त पुराने युग में इन स्थानों के नाम अगले पेज में इसके बारे में पढ़ेंगे कि उन स्थानों के नाम उस वक्त के लोग क्या बोलते थे वो नहीं जानते हैं, इसलिए नए कुछ स्थानों के नाम आज के लोगों ने हमने दिए हैं। लिखा हुआ है देखिए, हमने दिए हैं। चलिए जानते हैं। यहाँ पर पहले स्थान है बदलती जलवायु। इसके नाम से हमें क्या मतलब पता चलिए। बदलती मतलब क्या, जो बदलती है। जलवायु मतलब जानते हैं सब कुछ। तो चलिए इसके नाम ये देने की मतलब क्या है, बदलती जलवायु। चलिए जान लेते हैं। इसका नाम जो मैंने अगली पेज में बोला कि इसका नाम हमने खुद दिया। हमने मतलब मैं नहीं, इस किताब में आजकल के लोगों के बात की जा रही है, क्योंकि ये मतलब ये जगह के बारे में हम पढ़ेंगे उस वक्त के लोग। ओके चलिए जान लेते हैं बदलती जलवायु के बारे में। लगभग 12,000 साल पहले जो है दुनिया की जलवायु में बहुत बड़ा जो है बदलाव आने के बाद क्या हो गया, गर्मी बढ़ने लगी। ओके, गर्मी बढ़ने लगी। इससे क्या हो गया, बहुत से स्थानों में घास बनने लगी, घास के मैदान बनने लगी। उस वक्त इस जलवायु के परिवर्तन के कारण क्या हो गया, मतलब घास से भरी बहुत से मैदान उगने लगी, दिखने लगी। जो है हिरन, बड़ा सिंह, भेड़, बकरी, गायें, ऐसे बहुत से जानवर जो है संख्या बढ़ने लगी। जलवायु बदलाव के कारण बहुत सारे जो है जानवरों के संख्या बढ़ने लगी, जो घास खाकर जिंदा रहते थे। मतलब जलवायु के कारण घास बढ़ गया और वो घास खाकर जो है जानवरों का भी संख्या बढ़ गया। जो लोग इन जानवरों को मतलब शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे आए और इनका खाने पीने की जो आदत है, आदतों को जो है प्रजनन की समय की जानकारी जो है हासिल करने लगे। उस वक्त से क्या हो गया, वो लोग देखने लगे कि ये जानवर ये घास खाते थे। उस वक्त ये देखने के बाद उन लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना इन जानवरों को पाला जाए। तब क्या होती थी, वो लोग उन जानवरों को मतलब घर लेके आते थे। घर मतलब जहाँ वो रहते थे वहाँ लेकर आते थे और उसके बाद उन जानवरों को वो पालते थे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पालने के बारे में सोचते थे, पालते थे। इसी काल में जो मछली भी भोजन का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो अगर आपको कोई कहे कि बदलती जलवायु के बारे में हमें कुछ बताइए, तो आप बता सकेंगे कि लगभग 12,000, ये देख रही है ना, अगर देख रहे, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु जो है बड़े बदलाव आए। छोटे मोटे की बात नहीं कह रही है, जलवायु के जो है बड़े बदलाव आए और अचानक जो है
गर्मी बढ़ने लगी। और इस गर्मी बढ़ने की कारण जो है इनकी परिण मस्त रूप कहीं क्षेत्रों में, मतलब कहीं जो है जहाँ पर जो है घास नहीं उगते थे, बहुत सी जगह में जो है घास उगने लगी, बहुत सारा घास उगने लगी, बहुत सारा घासों से भरी मैदान जो है तैयार हो गया। और उस घास बनने के कारण से उस वक्त की जो जानवर होते थे, मैंने बोला हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, जितने भी मतलब जानवर होते थे वो घास, मतलब उन्हें अच्छा खासा खाना मिल जाता था, तो वो खाकर जो है उनकी भी संख्या बढ़ गई थी। तो इस जलवायु के बारे में आप ये बता सकते हो। और उस वक्त क्या हो गया, भेड़ बकरी बढ़ गए हैं और उनको जो शिकार करते थे वो भी उन जानवरों के बारे में जानने लगे कि ये जानवर ये घास खाते हैं। मतलब उनके दिमाग में एक साधारण जो है नज़र में उनकी पड़ी। उसके वक्त क्या हो गया, वो देखने के बारे में उस वक्त के इंसान उन जानवरों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पालने के बारे में सोची। और उस वक्त जो है उस काल में मछली भी जो है भोजन की बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो अगर आपको कोई बदलती जलवायु के बारे में बताना पड़े तो आप बता सकते हो। चलिए उसके बाद हम जानेंगे, देखिए उसके बाद हम जानेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी। हमने जलवायु के बारे में जाना, अभी हम जानेंगे, देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी। चलिए जानते हैं। इसी काल के दौरान, मतलब ये बदलती जलवायु हमने पढ़ी ना, इसके बाद इसी बात के दौरान से उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाका में जो है गेहूँ, धान जैसे जो है अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगी थी। मतलब पहले जो इंसान थे, मतलब शुरुआत से ही क्या धान या गेहूँ कोई इंसान चाष नहीं की थी, उसका खेती नहीं की थी। बदलती जलवायु के कारण जो है प्राकृतिक रूप से धान गेहूँ जो है उगने लगी थी। इसी काल में उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाका में प्राकृतिक रूप से जो धान गेहूँ होती थी, उस वक्त की महिलाएं, पुरुष और बच्चों जो है प्राकृतिक जो होती है उनको जो है लाकर, मतलब खुद ही जो है जुगाड़ कर लेती थी, जाकर प्राकृतिक रूप से जो धान गेहूँ होती थी वो जाकर लाती थी। उस वक्त से जो है प्राकृतिक रूप से जो होती थी धान गेहूँ उसे खाना शुरू कर दिया था। वो लोग क्या होता था, मतलब प्राकृतिक रूप से जो धान गेहूँ उगते थे वो देख पाते थे ना कि ऐसे मौसम में उग रही है, ऐसे उग रही है, इसको पानी की ज़रूरत है। मतलब जो कॉमन चीज़ें देखती थी वो देखते देखते क्या हो गया, उनके दिमाग में आ गया कि ये जो है ऐसे उगते हैं, ऐसे करके उगते हैं, ये ज़रूरत है। वो देख देख के वो उसके बाद धीरे धीरे वो उस वक्त की जो महिला है, इंसान थी, वो खुद जो है अनाज उगाना खुद से शुरू कर दिया था, जिसको मतलब खुद ही वो कृषक, धीरे धीरे कृषक बन गए थे। तो अगर आपको कोई पूछे तो कृषक कब हुआ था, कहीं कहाँ हुआ था, कैसे हुई थी, तो आप बता सकते हो। और ऐसे ही चाष के बाद जो है ये लोग मतलब अनाज कैसे उगाते थे देखते देखते सीख गया था। और उसके बाद जो है जानवरों को तो देखते ही थे। उस वक्त क्या होता था, अनाज खुद वो उगाती थी और उस अनाज जो है आसपास रख कर जो है पशु को आकर्षित करते थे। मतलब पशु को चारा वो खुद देकर जो है पशु को आकर्षित करते थे। और ऐसे ही वो धीरे धीरे पशुपालन भी जो है चालू कर दिया था। अगर पूछे कि इस वक्त के इंसान जो है सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो अभी जो कुत्ता होती है उसका पूर्वज, ओके, कुत्ता का पूर्वज को पहली बार इस वक्त के इंसान जो थे उसको जो है पालतू बनाया था। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे भेड़ बकरी, शुअर, गाय, उस वक्त की जो जंगली होती थी उसको जो है अपनी तरफ, मतलब उसको उत्साहित करते थे, ऐसे कुछ करते थे, ऐसे चारा डालते थे ताकि वो लोग उनके तरफ आए। और धीरे धीरे उसके साथ जो है चारा डाल के आकर्षित करते थे। धीरे धीरे एक आते थे, दो आते थे, तो पालते थे, ऐसे करके वो धीरे धीरे झुंड में
बहुत सारा जानवरों को पालने लग गया था। ये लोग धीरे धीरे उसके बाद झुंड में मतलब बहुत सारा जानवरों को जो है पालना शुरू कर दिया था। जो जानवर ये पालते थे वो उनमें से ज़्यादातर 99% जो है पशु जो है घास खाती थी, तो वो खुद खिलाते थे, पालते थे। और जो जंगली जानवर होती थी उनकी आक्रमण से जो भेड़ बकरी जैसे जानवर ये लोग पालते थे उसको बचा ये लोग ही जो है उसके आक्रमण से भेड़ बकरी को बचाते थे। ऐसे ही मतलब धीरे धीरे ये लोग जो है खेती और पशुपालन की शुरुआत की थी। ओके, चलिए अगली टॉपिक पर। अभी हम जानेंगे घरेलू, ये जो बता रही है घरेलू कारण की प्रक्रिया। चलिए जानते हैं। घरेलू कारण की प्रक्रिया, उस वक्त के लोग मैंने जो बताया चाषबास करते थे, पौधे उगाते थे, जानवरों को पालते थे, तो उनकी देखभाल के लिए घरेलू कुछ प्रक्रिया करते थे, इसलिए ये नाम दी गई है घरेलू कारण की प्रक्रिया। ओके, तो घरेलू प्रक्रिया किसे कहते हैं उस वक्त के लोगों के हिसाब से? उस वक्त के लोग क्या करते थे, मतलब जो उनकी ज़रूरत की पौधे होती है जैसे धान गेहूँ जैसे ही जो है पेड़ उगाते थे। और ये उस वक्त के जो लोग होते थे मतलब उन जानवरों को पालते थे जिसे ये खा सकते हैं, खाने के बाद ये बीमारी नहीं पड़ते थे। इस नज़र से देखने के कारण इस देखभाल करने इस तरह से अपने दिमाग से वो खुद जो देखभाल करते थे, इस तरीके को घरेलू प्रक्रिया कहती है इन लोगों के हिसाब से। और उस वक्त जो है मतलब मानो ऐसे कोई पौधा इन्होंने लगाई है, धान हो या गेहूँ हो, उसके आसपास जो जंगली पेड़ पौधे निकलते हैं ये लोग जो मतलब उखाड़ के फेंक देती है, इसे भी उस वक्त के लोगों के हिसाब से घरेलू प्रक्रिया कहती है। अगर मानो इन्होंने भेड़ बकरियाँ पाली है तो उसके ऊपर आक्रमण, कहीं जंगली जानवर होती है जो इनके ऊपर आक्रमण करती है, तो उन आक्रमण को रोकने के लिए ये लोग जो प्रक्रिया प्रयोग करती है, तो उन प्रक्रियाओं को भी घरेलू प्रक्रिया कहते हैं। एकदम इजी है, समझ लीजिए। उस वक्त के लोग उन्हीं दानों को जो है पोतते थे, उन्हीं पेड़ों को जो है लगाते थे जिसके अनाज बड़े हो, दाने बड़े हो, और उन्हीं जानवरों को जो है पालते थे जिसे ये लोग खा सकें, जिसके खाने के बाद इन्हें बीमारी कम हो। तो इस तरह के जो है सोच है उनके दिमाग में थे उस वक्त के इंसान के। और ऐसे जो है मतलब ये लोग समझ लो चुन लिया कि क्या जानवर खाना है, कौन से पौधे इन्हें चाहिए। तो उसके बाद अलग मतलब इनकी जो उन्हें बचाने की प्रयोग करते थे, इन प्रयोग के ही उस वक्त के लोगों के हिसाब से यही घरेलू उपाय है, प्रक्रिया है। उस वक्त के लोग ऊपर से मतलब धान उगाना हो गया, कुछ धान की जो है बीज वो रख देते थे ताकि उसके बाद के टाइम के लिए, ताकि बाद में उगाया जाए। इस प्रक्रिया को भी उस वक्त के इंसान के हिसाब से घरेलू एक प्रक्रिया थी। और ऊपर से उन्हें जानवर को प्रजनन के लिए, उनकी वंश बढ़ाने के लिए भी आमतौर पर जो है वो लोग खुद के दिमाग लगाते थे, ऐसे रखते थे, चलते थे। तो इसे भी उस वक्त के हिसाब से घरेलू जो है उपाय कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो इमेज है, आप ये इमेज देखकर बता सकते हो कौन सा जानवर, मतलब कौन सा दांत पालतू जानवर का है, मतलब पालतू सुअर का है, और कौन सा दांत जो है जंगली सुअर का है। अब देखकर बता सकते हो। देखिए ये और ये हमारा सवाल यह है। तो इस सवाल से हम जानेंगे कि पालतू जानवर में ऐसे क्या खासियत वो लोग देखते थे, करते थे, जिससे लोग पहचान सके कि ये पालतू है, और जंगली में क्या डिफरेंस था, क्या जो है भेद था। आप ये इमेज देखकर बता सकते हो कि कौन सा पालतू की है और कौन सी मतलब जंगली है। चलिए जानते हैं कैसे पता लगा सकते हैं हम। उस वक्त के लोग ये कहते थे कि जंगली जानवर की तुलना में जो जानवर वो पालते थे उनकी दांत, सींग जो है छोटे होते थे। इस तौर पर उस वक्त के लोग जो है
पहचानते थे। मतलब ये जंगली सुअर का दांत है, ये पालतू का। ओके, उस वक्त के लोग कैसे पहचानते थे फ्रेंड्स? उस वक्त के लोग मतलब पालतू जानवर को छोटे दांत और छोटे सींग से जानते थे। ओके, तो आपने पहचान लिया। ये प्रक्रिया जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। ओके, उस वक्त कम से कम 12,000 साल पहले शुरू हुई है। तो अगर आपको कोई कहे कि एकदम पुराना, एकदम प्राचीन तौर पर सबसे पहले किसानों ने, उस वक्त के इंसानों ने कौन से अनाज को जो है सबसे ज़्यादा अपनाया था? गेहूँ तथा आटा। हमारे आंसर होगा गेहूँ तथा आटा। ओके, अगर उस वक्त के सबसे पालतू जानवर के बात उन्होंने बताई कि सबसे पहले वो पालतू जो है कुत्ते और उसके बाद भेड़ बकरी की बात इन्होंने कही है। तो अगर क्वेश्चन आए कि 12,000 साल पहले उस वक्त के लोगों ने कौन से फसल को सबसे ज़्यादा अपनाया था, तो आंसर होगा गेहूँ। और अगर कहा जाए कि सबसे पालतू जानवर में से उन्होंने कौन सा अपनाया था, तो पहले आएगा कुत्ता और उसके बाद भेड़ बकरी। ओके, तो फ्रेंड्स, एक किसान कैसे मतलब हुआ था, हमारी मनुष्य में कैसे तैयार हुआ था, कहाँ से शुरू हुई और कब से जो है इंसान जानवरों को पालना शुरू किया, कैसे सीखी, इतने से में हमें पता चल गया होगा। आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होंगे, एकदम स्टोरी की तरह मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और आपके दिमाग में भी जो है बैठ जाए पढ़ाई। अभी हमारा टॉपिक है एक नवीन जीवन शैली। चलिए इसके बारे में जानते हैं, इस टॉपिक में हमें क्या सिखाया जा रही है, क्या बताया जा रही है, हम इतने से में जानेंगे। इतने से में फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हमें ये बताया जा रही है कि एक दाने को, एक बीज को अगर हमें उगाना है, उसमें से पौधे उखाड़ना है, मतलब उगाना है, तो उसे जो है एक जगह में, मतलब किसी बीज को पौधे उगाने में 1 दिन लगता है, किसी को महीनों लगता है, किसी को साल लगता है ना। तो किसी भी बीज से पौधे को उगाने में लंबे वक्त लगता है। और उस लंबे वक्त में उसके आसपास जो है मतलब जंगल के कहीं और भी पेड़ निकलते हैं, तो उसे देखभाल करना पड़ता है। उन जंगली जो है पौधों को उसके आसपास से हटाना होता है, जानवरों से उसे बचाना होता है, प्राकृतिक रूप से भी उसे बचाना होता है। इसके लिए बहुत उसे देखभाल करना होता है। इतना सारा देखभाल करने के बाद एक जो है पौधा निकलती है। उसके बाद बहुत अपेक्षा के बाद फल आता है, अनाज आता है। उसके बाद उस अनाज को जो है बहुत ही संभाल कर जो है काटना पड़ता है। हम यही बात इसमें से हमें बताया। उन दानों का, उन फलों का उपयोग भी हमें बहुत ही संभाल कर करना पड़ता है। फ्रेंड्स, एक्चुअली में देखी जाए तो ये गेहूँ की ही बात करी है, लेकिन आप पूरी प्रक्रिया को समझिए। ये कह रही है कि उसके इतना अपेक्षा के बाद अनाज आया, उसके बाद अनाज को संभाल कर जो है उपयोग करे, उसके बाद भी उस अनाज में से थोड़ी सी बचा कर रखनी चाहिए, ताकि उस अनाज से अगली बार फिर से पौधे मतलब उगाया जाए, यही कह रही है। चलिए, और अनाज उगने के बाद थोड़ी सी अनाज जो है बचा कर रखना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उस अनाज को बचाने के लिए ही पहली बार इन लोगों ने जो है अनाज को रखने के लिए भंडारण की बात सोचने शुरू कर दिया, सोचनी पड़ी। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि भंडारण, रुक जाइए फ्रेंड्स, ये देखिए भंडारण के बारे में पहली बार जो है कितने साल पहले लोगों ने सोची, तो 12,000 साल पहले, सभी जानते हैं। तो क्यों सोची भंडारण तैयार के बारे में, तो बहुत मैंने पूरी प्रक्रिया आपको बतानी है कि अनाज उगने के बाद, बहुत अपेक्षा की मेहनत के बाद अनाज उगने के बाद थोड़ी सी अनाज रखना पड़ता है, ताकि उसे फिर से अगले साल काम में लगा सके,
रखना बहुत ही आवश्यक है, ताकि फिर से उससे पौधे उगा सके, फिर से उससे खाना हमें मिल सके। इसीलिए जो है अनाज को रखना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी अनाज को जो है रखने के लिए पहली बार इन लोगों ने भंडारण के बारे में सोचा है, या फिर उन्हें सोचनी पड़ी थी। बहुत से इलाकों में फ्रेंड्स यहाँ बताया जा रही है, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े जो है बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, या फिर ज़मीन में जो है ढागला खोला, मतलब ज़मीन में जो है खोद कर इन दानों को रखने की जो है प्रयास की, बहुत सारी जो है प्रयास की इन दाने को रखने के लिए। ऐसे कई तरीका जो है उस वक्त के लोगों ने अपनाई अनाज को बचाने के लिए, ताकि उसके टाइम आने पर अगले वक्त पर उससे फिर से पौधे उगाया जाए, फिर से उन्हें खाने के लिए अनाज मिले। तो बहुत सी तरीका उन्होंने अपनाई, मिट्टी की बड़े बड़े बर्तन बनाए, लकड़ियों की बुनी, या फिर ज़मीन में जो है खोद कर उन्होंने गड्ढा खोदा। बहुत सी जो है प्रक्रिया उन्होंने अपनाई थी दानों को बचाने में। चलिए उसके बाद के जो है टॉपिक हम जानते हैं। ये लोग देखिए क्या कह रही है, जानवर देख रही हैं। जानवर जो है चलते फिरते खाद्य भंडार। तो जानवरों को ये लोग क्यों चलते फिरते जो है खाद्य भंडार क्यों कह रही है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये लोग क्यों जानवर को खाद्य का भंडार कहते हैं। जानवर बच्चे देते हैं और उसके बाद उसकी जो है संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद फिर से वो जानवर को देखभाल करती है, तो ऐसे बच्चे देते हैं। इससे क्या होता है, जानवर की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे क्या, उसके बाद जानवर को अच्छी तरह से देखभाल करने से उनकी संख्या भी बढ़ती है। उसके बाद जानवर जो होते हैं दूध भी देती है, और दूध खाने के लिए बहुत ही अच्छा एक स्रोत माना जाती है। तो ऐसे क्या होती है, कई तरह की जो है खाने, उसके बाद जानवरों की मांस भी तब के लोग, आपके लोग भी खाते हैं, तब के लोग की बात अभी पड़ रही है। तो जानवर से दूध मिलती है, गोश्त मिलती है, खाना मिलती है, मांसपेशी। तो ऐसे कई तरीका थे, उन्हें पेट भर के उन्हें बहुत सारा खाना मिलती थी जानवर से। इसलिए वो जो है जानवर को कह रही है कि चलते फिरते खाद्य भंडार। समझ गए होंगे। चलिए अभी हम जानेंगे अंग्रेजी किसान और पशुपालन के बारे में। क्या पता करें, चलिए जानते हैं। पता करने के लिए क्या बची है उस वक्त के किसान और पशुपालकों के लिए। चलिए क्या पता लगाना चाहिए, हम पता लगाते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमें मानचित्र पे जाना पड़ेगा, और उस पर जहीं कहीं भी जो है नील रंग के चिन्ह से कुछ हमें दिखाएगा। चलिए देखते हैं। स्थान दिखाएगा, ये लोग जहाँ पर रहते थे। चलिए जान लेते हैं। इस मानचित्र के देखिए फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ जो है ब्लू रंग देख रही है आप, इन स्थानों को देख लीजिए। उसके बारे में उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ क्या बात है यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको देखिए सारे ब्लू स्थान देख लीजिए। चलिए आप इसके बारे में क्या बता रही है, हम पता लगाते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने जो ब्लू रंग के आपको स्थानें दिखाई मानचित्र में, ये वो स्थान है जहाँ पर पुरातत्वविदों में उस समय की शुरुआत में जो कृषक थे, पशुपालक थे, जो लोग चाषबास करते थे और पशु को पालन करते थे, वो लोग उन स्थानों पर रहते थे। और ये जो पशु और किसानों को रहने की बात, ये पूरी उपमहाद्वीप में कई स्थानों पर एक स्थान पर आप भी नहीं देखी, बहुत से स्थानों पर रहते थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह की बात आधुनिक कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए। तो अगर आपको क्वेश्चन करे कि सबसे ज़्यादा कृषक और पशुपालन जो है
पुरातत्वविद में कहाँ मिली थी, तो आपको कहना है, आपको नोट कर लेनी है, आधुनिक कश्मीर और कहाँ, दक्षिण भारत में पाए गए हैं। आधुनिक कश्मीर नोट कर लीजिए और दक्षिण भारत, ये दो जगह में क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर पशुपालन और चाषबास मतलब कृषक रहते थे उस वक्त के समय में। विज्ञानों ने ये बात जानने के बाद, ये जो बात है मतलब जहाँ पर रहती थी, इसका जो है एकदम प्रूफ पाने के लिए विज्ञानियों ने उस वहाँ पर जो भी पौधे हैं उसका रिसर्च की, और उसके बाद ज़मीन भी खोदा, और खोदने के बाद वो वहाँ पर पशुपालक की जो लोग रहते थे, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी जो है जानवरों को हड्डी मिली है। इससे क्या क्या प्रूफ हो जाती है, इससे प्रूफ हो जाती है और हमें 100% पता चल जाती है कि उस वक्त की जो पशुपालक और किसान थे वो वहाँ रहते थे। इसमें सिर्फ जानवरों के हड्डी ही नहीं और पेड़ पौधों ही नहीं, इसमें जो है बहुत से जले हुए अनाज की दाने भी मिली है, मतलब जले हुए अनाज की अवशेष भी मिली है। ऐसा लगता है कि यहाँ से गलती से या फिर जानबूझकर जलाया गया होंगे, मतलब इतना जले हुए अवशेष वहाँ पर मिली है, देखकर लगता है उस वक्त के जो लोग या तो जानबूझकर वहाँ पर आग लगाई या फिर लग गई गलती से। तो ऐसे बहुत से रिसर्च है विज्ञानों के मदद से हमें पता चली है कि उपमहाद्वीप में कहाँ कहाँ स्थान पर जो है किसान और जो है पशुपालक रहते थे। ओके फ्रेंड्स, अगली पेज पर चलिए। उसके बाद हम जानेंगे स्थायी जीवन की ओर के बारे में, कि इस टॉपिक में ये लोग क्या बताना चाह रही है। पुरातत्वविदों में कुछ जो है पूरा स्थलों में झोपड़ियाँ या घरों की जो है निशान मिली है, जिससे हमें पता चलती है कि उस वक्त के लोग जो है सिर्फ गुहा में ही नहीं, अपने घर भी बनाना जो है उन लोगों ने शुरू कर दिया था। झोपड़ी हमें देखने को मिली है, जिससे पता चलती है वो लोग अपनी घर बनाना जो है सीख लिए थे और घर में रहते थे। जैसे कि बुर्ज हम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे मतलब गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे क्या कहते थे, गत्तबास। तो अगर आपको क्वेश्चन है कि गत्तबास किसे कहा जाते थे, अतीत के लोग या पुरातनविद के लोग उस वक्त मिट्टी के नीचे घर बनाते थे। अभी वर्तमान की कश्मीर में बताया जा रही है, गड्ढे करके गड्ढे के नीचे अपनी घर बनाते थे, तो उस घरों को गत्तबास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। ये लोग ऐसे घर इसलिए बनाते थे, उस वक्त की ठंड मौसम से खुद को बचाने के लिए ये लोग नीचे घर बनाते। उस वक्त की जो लोगों की घर झोपड़ियाँ हमें मिली है, उस वक्त की लोगों की घर के अंदर भी जो है वो लोग आग लगाती थी, ऐसे जगह मिली है। और सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, बाहर भी ये लोग आग लगाते थे। आग मतलब फ्रेंड्स रोशनी के लिए या फिर खाना पकाने के लिए, ऐसे आग के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप लोग पूरा घर को ही आग लगाते ऐसे मत सोच लीजिएगा। तो ये लोग घर के अंदर भी आग लगाते थे और बाहर भी आग लगाते थे, ऐसे हमें देखने को मिली। इससे हमें पता चलता है कि उस वक्त के जो लोग हैं मौसम के अनुसार घर के अंदर खाना पकाते थे। अगर मौसम बुरा होता तो घर के अंदर खाना पकाते थे, और मौसम अगर अच्छा होता तो घर के बाहर खाना पकाते थे। मतलब मौसम के अनुଯାयी वो लोग चलते थे, मौसम के अनुसार पर ही वो लोग अंदर या बाहर खाना पकाते थे। उस वक्त के घरों से, उस वक्त के लोगों से बहुत सारी पत्थर औजार भी मिली है। इनमें से जो पूरा प्रभावपूर्ण युगीन जो है उपकरण से बिल्कुल जो है भिन्न है, मतलब अलग है।
हमने इससे पहले भी बहुत से पत्थर की इमेज पढ़ी थी ना फ्रेंड्स। यही बताया जा रही है कि उस पत्थर और इन पत्थर में बिल्कुल अलग अलग है। इससे पहले हमने पत्थर जो पढ़ी थी उसकी इमेज भी आप देखे होंगे, और ये इमेज देखिए, यही कह रहे हैं कि दोनों पत्थर में जो है अंतर है। दो ही पत्थर, उस वक्त के जो पत्थर देखा था वो अपनी फल फूल को या फिर गोश्त को छुड़ाने में या फिर जानवरों को मारने में, शिकार करने में वो पत्थर अलग है, और यहाँ पर जो पत्थर मिली है वो अलग है। यही बात वो समझा रही है। इस तरह की जो है नई चीज़ें मिलने के कारण ही इसे नवपाषाण युग भी माना गया है या फिर कहा जाता है, नई चीज़ मिलने के कारण। यहाँ पर ऐसे भी चीज़ें मिली है, मानो कोई चीज़ें हैं, कहीं हथियार है, तो उन हथियार को और भी धार बनाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो चीज़ें भी इनके यहाँ मिली है, जो बिल्कुल नए नए चीज़ें इस दौरान मिली है। इसके कारण ही इसे नवपाषाण युग कहा जाती है। देखिए, एक घर मिली है, क्यों बिल्कुल आज की इंसान की तरह जो है जीने की बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिली है। घर मिली है, अगर कोई हथियार है तो उसे धार, पालिश, चढ़ाई की जाती थी, ऐसे कई चीज़ें मिली है। तो इसी कारण से जो है इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अनाज को या फिर कोई भी चीज़ के जिसे पीस कर खाना होता है, तो ऐसे पीस कर खाने के लिए ऐसे पीसने की जगह भी मिली है यहाँ से। ओखली और मुसल की बात यहाँ खास तौर पर कहा जा रही है। इसी तरह जो है प्राचीन प्राप्त युगीन लोग अपनी सारी की सारी ज़रूरत की चीज़ें पत्थरों से या फिर उस वक्त की मौजूद चीज़ों से बनाती थी। सिर्फ पत्थरों से ही मतलब ज़्यादा औजार हुए देखने को मिली है, लेकिन हड्डी से भी ये लोग बनाते थे। चलिए अगली पेज पर। नवपाषाण के युग में पानी पीने के लिए या फिर बहुत सी जो है फ्रेंड्स मिट्टी की बनाई हुई बर्तन भी मिली है। उसका उदाहरण आप एक इमेज में देख रहे हैं। ये बिल्कुल आजकल की जो मतलब व्यवहार होने वाली चीज़ें हैं, इसी मतलब नए नए चीज़ उस वक्त के समय में भी देखने को इस काल में मिली थी, इसलिए इसे नवपाषाण कहा जाती है। देखिए, ये जो घर आप देख रहे हैं ये उस वक्त मिली थी। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी बर्तन भी उस वक्त के टाइम में देखने को मिली थी। और सिर्फ यही नहीं, उस वक्त के टाइम में कभी कभी इन पर अलंकार मतलब डिज़ाइन भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए उस वक्त कहा जाता था। बहुत से कारण जो है बर्तन यूज़ किया जाता था, और बहुत से बर्तन मिली है जिसके ऊपर जो है डिज़ाइन किया हुआ है, अलंकार जिसे कहती है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने चावल पकाना शुरू कर दिया, गेहूँ खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये ऐसे महत्वपूर्ण खाना हिस्सा बन गए कि इसके बिना लोग चल नहीं सकता। आजकल के लोग देखिए, चावल या गेहूँ की भी हेल्प के बिना, खाने के बिना वो नहीं चल सकता। उस वक्त भी बिल्कुल ऐसे ही हो गया था। उस वक्त के लोग जो है खाना पकाने सीखने के बाद, घर बनाने सीखने के बाद भी धीरे धीरे जो है कपड़े बुनने भी शुरू कर दिया था, कपड़े बुनने भी लगे थे। मतलब आजकल की चीज़ों से काफ़ी जो है ये मिलता जुलता था। जो कपड़े ये लोग बुनते थे वो बुनने के लिए खास करके ये लोग कपास जैसे आवश्यक जो है पौधे लगाया था करता था। सॉरी फ्रेंड्स, कपास, मिस्टेक, कपास। देखिए ये क्या है, ये तो पूरी तरह से मतलब ढक गया है यार। 1 मिनट। अब कपास देख रही हो, उस वक्त के लोग जो है ना इस कपास से ही अपने कपड़े बुनते थे, कपास। ओके, तो आप सवाल है कि ये जो परिवर्तन इतना अच्छा कुछ हमने सुना, तो ये उस वक्त के टाइम में क्या हर वक्त मतलब हर जगह के लोग ऐसे ही थे? तो बिल्कुल नहीं। हर जगह अलग अलग परिवर्तन थी। इस तरह जो लोग
आजकल के लोगों की तरह आम तौर पर जी रही थी, लेकिन अलग जगह पे बिल्कुल आदिवासी की तरह भी जीने को देखने को हमें मिली है। एकदम जो है मौसम की साथ साथ अपनी जगह बदलती है शिकार करते हुए, बिल्कुल मतलब उस तरह के मतलब एक तरफ बहुत से जगह में देखने को मिली है बिल्कुल प्राचीन की तरह जी रही है, और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिली है बिल्कुल थोड़ी सी आजकल के हमारी इस ज़माने से मिलता जुलता था। अभी हम पढ़ेंगे मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के बारे में। ओके, उसके लिए हमें मानचित्र में जाना पड़ेगा। कहाँ जाएगी? मेहरगढ़ ढूंढने। चलिए मानचित्र में मेहरगढ़ कहाँ है ढूंढते हैं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लू रंग की है मेहरगढ़, आई होप आप सबको दिखाई दे रही होंगी। इसे ही ढूंढने के लिए कहा, मैंने ढूंढ लिया। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेहरगढ़ जो है ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। बोलद दर के पास एक हरा भरा जो है समतल स्थान है, उसी को है हम मेहरगढ़ के नाम से जानते हैं। मेहरगढ़ वो स्थान है जहाँ पर सबसे पहले स्त्री पुरुष ने जो है गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार की जो है जानवरों की हड्डियाँ मिली, मृत हड्डियाँ। इसमें हिरन, जंगली सुअर, पालतू सुअर, भेड़ बकरी, ऐसे कई जो है हड्डियाँ मिली है हमें। मेहरगढ़ में जो है आयताकार घर भी मिली है देखने को। प्रत्येक घर में 4 या फिर उससे ज़्यादा जो है फ्रेंड्स कमरे भी हैं, जिसमें से कुछ जो है भंडारण के काम आते हैं। भंडारण क्या है मैंने आपको पढ़ाया, भूल मत जाना। उस वक्त के लोग इंसान के मृत्यु के बाद प्रति सम्मान जताते हैं। मेहरगढ़ के लोग, अगर कोई उस वक्त के इंसान मर जाते हैं तो उनका मानना है, वो कहते थे वो मर गए हैं लेकिन फिर भी उनका जीवन जो है जीवित है, इसलिए उनका कब्रिस्तान में जहाँ वो उनका लाश को मतलब दफन करते हैं, दफन के साथ साथ बहुत से फ्रेंड्स सामान भी दे देते थे। और उस वक्त की एक इमेज हमारे बीच में है, देखिए। चलिए अगले पेज पर। मेहरगढ़ के बारे में हमने बहुत सी कुछ जान लिया। मेहरगढ़ के लोग फ्रेंड्स देखिए इंसान के साथ साथ क्या क्या दे दिया, और कहा जाती है उस वक्त के इंसान के साथ एक भेड़ भी, मतलब एक भेड़ भी, बकरी भी दफन कर दिया था, ये बोलकर कि ये परलोक में मृतक लोगों की खाने के लिए रखा गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इमेज आप देखिए गौर से। ये एक इंसान है, उसके साथ कितना सामान है, भेड़ है, देख रहे हैं। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र देखिए। क्या तुम बकरी का कंकाल को पहचान सकते हो? फ्रेंड्स आप इस इमेज में कौन सी मतलब इमेज बकरी का है ये आप बता सकते हो? यही कह रही हैं। तो फ्रेंड्स पूरी चैनल की जो है पूरा अध्याय की जो है पढ़ाई एकदम फ्रेंडली स्टोरी की तरह मैंने आपको पढ़ाई। आई होप आप लोगों को बोरिंग नहीं लगी होंगी। और फ्रेंड्स वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर वीडियो देखते देखते अगर आपने नोट बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। ओके फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम लोग बहुत जल्द ही मिलेंगे हिस्टोरी का अध्याय 3 लेकर। ओके, और फ्रेंड्स क्लास 6 की जो है पूरी हिस्टोरी की पूरी चैप्टर अध्याय कंप्लीट होने के बाद हम प्रश्न आपसे पूछेंगे। जो है पूरी की एक एक चैप्टर पकड़ के मतलब धर के क्वेश्चन आंसर भी हम लोग जानेंगे, एनालिसिस करेंगे, आलोचना करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो यूपीएससी फ्रेंड्स हैं उनको तो सब्सक्राइब 100% बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी ये जो चैनल है वो खास करके यूपीएससी की ड्रीम को लेकर ही है। ये जो मैं एनसीईआरटी कर रही हूँ वो भी यूपीएससी सिलेबस में है, इसलिए। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, लेकिन
पढ़ाई को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानकर, ओके। और अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और नेगेटिव इंसान से दूर रहिए। अपनी माइंड हमेशा फ्रेश रखिए और अपनी डेली लाइफ की एक रूटीन बना लें। चलिए, थैंक यू।